हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और पीछे का जो भी मैंने पार्ट बताया था आप लोग उसे देखे होंगे। मतलब ये क्लास फर्स्ट आप देखे होंगे, तभी आज आपको क्लास सेकेंड समझ में आएगा। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे तो क्लास फर्स्ट को पहले देख लें। आज का ये वीडियो हमारा क्लास 10th समांतर श्रेणी को लेकर के, ठीक है। मतलब जिसके क्लास 1 हम लोग पढ़ लिए और आज से हम लोग इसके एक्सरसाइज मतलब कि प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो समांतर श्रेणियाँ, इसके जो हमने क्लास 1 देखा है उसमें समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है। उसके अंतर्गत प्रथम पद और सार्वअंतर, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसे जानते हैं कि ये कैसे निकलता है और ये क्या होता है, ठीक है। इसके साथ ही में हम लोग कुछ एक फार्मूला को भी देखे थे, तो आज हम लोग उसी फार्मूले के बेस पे प्रश्नों को आगे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि समांतर श्रेणियाँ जो कि चैप्टर 5 है और इसी के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1, इसमें जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यह एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इससे प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसे कि प्रश्नावली 5.1 में आप देख रहे होंगे कि पहला जो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी आपको पहले ही बता चुके थे, हिंदी नाम समांतर श्रेणियाँ है, लेकिन इंग्लिश में एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो पहला प्रश्न है, और पहला के अंदर जो पहला प्रश्न है उसमें क्या बोला कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, ठीक है। ये पहला प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या बोला कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो है वो बढ़ता है, ठीक है। लेकिन प्रथम किलोमीटर में क्या है, टैक्सी का किराया कितना दिया है, कितना है 15 रुपये, ठीक है। तो पहला जो है फर्स्ट में उसका टैक्सी का किराया 15 रुपया है। इसके बाद अगर आगे का किलोमीटर वो बढ़ता है तो प्रत्येक किलोमीटर 8 रुपया, मतलब इसमें प्लस 8 रुपया उसका ऐड हो जाएगा, तो 15 और 8 ये 23 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 रुपया। फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ से आगे प्लस 8 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। तो 23 में अगर 8 जोड़ते हैं तो ये 31 रुपया हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आगे 1 किलोमीटर बढ़ते हैं तो फिर से प्लस 8 हो जाएगा और ये 39 रुपया हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर प्लस 8 रुपया ऐड हो जाएगा और ये आगे कितना हो जाएगा, ये 47 रुपये, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते रहेगा। तब बोला कि क्या यह एपी में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15, 23, 31, 39 और 47 है। इसे हम लोग एपी में पढ़े थे कि पहला पद को हम लोग A1, A2, A3, A4 और A5 कहते हैं, ठीक है। ये 5 पद हो गया, बाकी आगे ये चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एपी होने के लिए कैसे गए थे कि एपी में कब होता है, जब सारे का कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर समान होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 15 से 23 गया, ठीक है, मतलब प्लस 8 हुआ है, 8 जुड़ा है। फिर 23 से 31 के लिए 8 जुड़ा है और 31 से 39 के लिए 8 जुड़ा है, 39 से 47 के लिए 8 जुड़ा है, ठीक है। तो हम लोग पहला पद हमारा ये जो है प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद को ए, मतलब ए का मान कितना है 15 है, ठीक है। और फिर आगे A2 का मान 23 है, तो हम लोग D1 मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 23 माइनस 15 बराबर कितना आ गया 8। अब आगे देखेंगे तो D2 का मान A3 माइनस A3 का मान 31 माइनस A2 का मान 23, यहाँ से भी माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। और फिर आगे करेंगे D3 का मान, तो D4, ठीक है ना, A4 माइनस A4 का मान 39 माइनस 31 बराबर ये 8 आ गया, ठीक है। आगे आप D4 भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि D1 8 आया, D2 8 आया, D3 भी 8 आया। मतलब कॉमन डिफरेंस जो D यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वअंतर। सार्वअंतर इसका क्या आ गया 8, ठीक है। तो अगर सार्वअंतर समान आ गया तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि यह एपी में है। लेकिन पूछा है कि इसमें से कौन सा एपी में है और क्यों। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे कि हाँ, यह एपी में है क्योंकि इसका सार्वअंतर समान है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये एक के अंतर ये पहला प्रश्न है, ठीक है, कि जिस भी प्रश्न या फिर जिस भी श्रृंखला का अगर अंतर जो है समान रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि यह एपी में है, मतलब यह समांतर श्रेणी में है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न को, ठीक है, कि दूसरा प्रश्न क्या बोला है, क्या यह एपी में है या फिर नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग
पहला के दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि इसमें क्या बोला। ठीक है, कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो पहला जो हमारा पास होता है A1 होता है, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, A5, आगे ये चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार क्या करता है, बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकालता है। तो कितना का बाहर निकालता है ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर A1 से A2 गया तो क्या करता है कि -1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक है, फिर आगे आता है तो ये -1/4 इसका बाहर निकाल देता है। फिर यहाँ से आता है तो -1/4 बाहर निकालता है। यहाँ से यहाँ गया तो -1/4 बाहर निकाल जाता है। यानी कि अगर हम लोग देखें कि इसमें जो है समान मात्रा में या तो जुड़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, -1/4 जो है वो बाहर निकल रहा है प्रत्येक बार, लेकिन कितना में निकल रहा है मतलब A1 यही नहीं पता है। ठीक है, कि आखिर कितने में निकल रहा है। पहला A1 जो हमारा दिया है इसका मतलब प्रथम पद की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम पद का मान ही नहीं दिया है कि वो 20 लीटर में निकल रहा है, 50 लीटर में निकल रहा है या फिर कितना में निकल रहा है ये नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे सार्व अंतर मतलब कि D तो समान है ही। ठीक है, D बराबर -1/4 ये है, लेकिन प्रथम पद का पता ही नहीं। अगर प्रथम पद ही नहीं पता है तो फिर हम लोग इससे आगे हल नहीं कर पाएंगे या इसे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है AP में है, क्योंकि केवल सार्व अंतर रहने से AP में नहीं होगा। इसलिए प्रथम पद भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि आगे का कितना आएगा। ठीक है, अब समझ गए कि यहाँ पे जो आयतन आएगा मतलब आपका प्रथम पद अगर चाहे जो भी दिया रहता, ठीक है, तो प्रथम पद के आयतन मतलब उसका वॉल्यूम में ही, चूँकि ये बेलन है तो इसके अंदर वॉल्यूम में ही हवा डाला होगा आयतन, तो वहाँ उसका अगर -1/4 हम लोग करते तो यहाँ पे जो आता ज़रूरी नहीं है कि उसका भी 1/4 यहाँ पे सेम ही आए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पास प्रथम पद दिया रहता तो हम लोग आगे इसको निकाल सकते थे, लेकिन दिया ही नहीं तो फिर इसे हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि यह AP में नहीं है। ठीक है, AP में नहीं है क्योंकि आगे इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो चूंकि आयतन अगर पहला पद हमें दिया रहेगा तभी हम इसको कुछ आगे निकाल सकते हैं, अन्यथा हम लोग इसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए फिर अब हम लोग इसके तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है तो 150 रुपया। उसके बाद बोला है क्या कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है, मतलब यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो +50 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 200। फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो ये +50 रुपया हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 250 रुपया। फिर यहाँ से अगर आगे जाते हैं तो +50 हो जाएगा, मतलब ये 300। ठीक है, और यहाँ से फिर अगर आगे जाते हैं तो फिर से +50 हो जाएगा, मतलब 350। ठीक है, आगे इसी तरह से ये बढ़ते चला जाता है, चूँकि कहीं ये नहीं बताया कि ये कितनी बार बढ़ता है। तो इसमें भी हम लोग प्रथम पद ये A1, A2, A3, A4 और A5 मान लेते हैं। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ तक देखेंगे कि A1 हमारा 150 है, A2 200 है, A3 250 है, A4 300 है और A5 350 है। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम पद और बाकी कुछ पद दिए गए हैं, तो अब हम लोग सार्व अंतर को निकालते हैं। ठीक है, कि सार्व अंतर क्या है। तो प्रथम पद हमारा ये हो गया A। अब सार्व अंतर निकालते हैं, सार्व अंतर मतलब कि D। ठीक है, तो सार्व अंतर कितना है A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 200 माइनस 150 बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, आगे निकालेंगे तो मतलब कि अगर D1 तो D2 निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 250 और A2 का मान 200 बराबर ये भी आ जाएगा 50। ठीक है, आगे निकालते हैं D3 का मान, तो D3 का मान क्या निकल जाएगा D3 का मान निकालें तो यह आ जाएगा हमारा A4 माइनस A3। ठीक है, तो क्या निकलेगा A4 का मान कितना है 300 और माइनस 250,
यहाँ से भी कितना आ जाएगा ये 50। आगे अगर D4 का मान निकालते हैं तो A5 माइनस A4, A5 का मान कितना है 350 और A4 का मान 300। यहाँ से भी आंसर कितना आ गया 50। मतलब कि सार्वअंतर अगर D का मान देखें तो कितना आ गया 50। ठीक है, प्रथम पद हमारा A150 है, मतलब कि अगर यहाँ से देखें प्रथम पद कितना दिया है 150 और सार्वअंतर कितना आ गया 50। यहाँ से हमारा प्रथम पद और सार्वअंतर दोनों आ गया है। ठीक है, और डी मतलब सार्वअंतर हमारा जो है बार बार समान आ रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यह पद एपी में है। तो पूछा है कि क्या यह एपी में है, तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ यह एपी में है। ठीक है, बाकी रीजन क्या लिखना तो आपको हम पहले प्रश्न में ही बता चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लिख लेंगे, बस आपको यहाँ पे हम ये बता दे रहे हैं कि एपी में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे करते हैं चौथे प्रश्न को। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस पहला का जो 4 प्रश्न दिया इसे ही देखेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दूसरा तीसरा चौथे प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला का चौथा देखते हैं। क्या बोला कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया क्या है, मतलब तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा मिश्रधन, ठीक है, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन का बात किया है, और जबकि 10,000 रुपये की राशि मतलब मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना दिया है 10,000 रुपया। ठीक है, दर की बात करते हैं तो दर कितना है 8% है, दर 8% है, और बोला है कि प्रत्येक वर्ष मतलब समय की अगर बात करें तो समय कितना है 1 वर्ष, और किसमें बोला है तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, अब पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि फार्मूला के आधार पे ही तो हम लोग निकाल पाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है कि मूलधन, ठीक है, मूलधन को पी से डिवाइड करते हैं, मूलधन गुना में 1 प्लस आर मतलब कि रेट बटा में 100 गुना में ऊपर आ जाएगा टी मतलब कि समय। ये क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इस फार्मूला पे हम लोग बैठाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, पी का मान कितना है 10,000 गुना 1 प्लस रेट का मान कितना है 8 और बटा में 100 और ऊपर समय 1 वर्ष है। आगे हल करेंगे तो 10,000 गुना इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 बटा में 100 पावर 1 है तो इसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 100 गुना में 108 तो ये कितना आ जाएगा 10,800 रुपया। मतलब कि प्रथम वर्ष के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो प्रथम वर्ष का जो बना क्या मूलधन कितना था 10,000 रुपया। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये प्रथम वर्ष का है, मतलब A1 बराबर हमारा कितना आ गया 10,000 रुपया। ठीक है, A2 बराबर कितना आ गया नेक्स्ट ईयर के लिए कहें तो 10,800 रुपया आ गया। अब चूँकि देखिए आपको पता होगा कि अगर हम लोग अब 10,800 रुपया का अगर निकालते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, फिर से 1 साल के लिए, तो देखते हैं कि क्या सही आता है या फिर नहीं। तो 10,800 गुना में 1 प्लस कितना जाएगा यहाँ से 8 और बटा में 100 का पावर समय 1 वर्ष का है। ठीक है, तो 10,000 ये 800 गुना में फिर से आ जाएगा 108 बटा में 100। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 108 को 108 से 108 गुना 108 करेंगे। ठीक है, तो 108 को 108 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से अगर 108 को 108 से गुना करते हैं तो 11,664 आता है। ठीक है, 11,664, तो चलिए 11,664 रुपया आ गया ये नेक्स्ट ईयर के लिए। तो A2 का मान यहाँ पे A1 का मान 10,000, A2 का मान 10,800 और A3 का अगर मान देखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 11,664। अब इतना ही हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग को हल करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें डी का मान निकालते हैं तो क्या करें A2 माइनस A1 पहले निकालते हैं। ठीक है, तो A2 का मान कितना है 10,800 माइनस ये 10,000 बराबर कितना आ जाएगा ये 800 आ जाएगा। ठीक है, कितना कि 800। आगे अगर हम निकालते हैं फिर से डी का मान, मतलब यहाँ पे अगर D1 निकाले तो D2 का मान क्या आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान 11,664 है में अगर हम लोग 10,800 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 4 आ गया, 6 आ गया, 16 में 8 गया तो 8। ठीक है, उसके बाद फिर 0, तो चलिए यहाँ पे कितना आ गया
864, मतलब कि D1 का मान हमारा है और D2 का मान, ठीक है। यानी कि D1 बराबर नहीं है D2 का। अगर ये बराबर ही नहीं है तो फिर क्या होगा कि यह जो है वो AP में नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे कि यह AP में नहीं है, क्योंकि इसका जो है सार व अंतर, मतलब डी जो है वो जब पहले में ही अलग आ रहा है। हर बार क्या है कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 बराबर D5 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर D1 बराबर ही D2 नहीं आ रहा है तो फिर आएगा, अगर बराबर आएगा भी तो ये कभी भी AP में नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि पहले वर्ष के लिए अगर हमारा मूलधन 10,000 बना है, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 10,800 बना है, तो तीसरे वर्ष के लिए हमारा मूलधन जो है वो 11,664 बन जाएगा। और प्रत्येक बार जो है वो 8% की दर से अलग अलग हमारा वैल्यू आते जाएगा, जो कि किसी एक मतलब फिक्स पैटर्न में नहीं होगा, तो ये हमारे AP में नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ तक हमारा जो बुक का 5.1 है, इसमें पहले के जो 4 प्रश्न हैं, इन 4 प्रश्नों को हम लोग हल कर लिए और उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दूसरा, तीसरा और चौथे प्रश्न को हल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो खुद से भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।